हेलो फ्रेंड्स, अब तक जो हमने 1909 के एक्ट के बारे में पढ़ा उसमें अब हम आगे की चर्चा करेंगे। जो हम पढ़ रहे थे कि इसमें कुछ दोष रह गए थे, तो कुछ हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि उसमें दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली रही थी। 1909 के एक्ट द्वारा अपनाई गई निर्वाचन प्रणाली दो दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। प्रथम, मताधिकार का क्षेत्र बहुत सीमित था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में केवल 650 मतदाता थे तथा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में औसत केवल 22 मतदाता थे। प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं की संख्या 100 से अधिक नहीं थी। दूसरे निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष तथा कभी कभी दोहरी अप्रत्यक्ष थी। फलतः मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों के बीच संपर्क नहीं हो पाता था। इन कारणों से केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं सच्ची प्रतिनिधि संस्थाओं का रूप न ले सकी थी। नेक्स्ट जो दोष था वह था प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन उसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं थी। गैर सरकारी सदस्य दो प्रकार के थे, निर्वाचित और दूसरे नामांकित। नामांकित गैर सरकारी सदस्य सरकार के पिट्ठू थे, अतः निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य व्यवहार में अल्पमत में थे। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य परिषदों की बैठक में बहुत कम उपस्थित होते थे तथा उनकी कार्यवाहियों में कम दिलचस्पी लेते थे। इन कारणों से प्रांतीय परिषदें रबड़ की मुहर बन गई, जो सरकारी आदेशों को केवल औपचारिकता प्रदान करती थी। उपर्युक्त दोषों के बावजूद मार्ले मिंटो सुधारों को एकदम निरर्थक नहीं कहा जा सकता। यह योजना कई प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुई। जैसे पहले, इससे भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिला। दूसरा, व्यवस्थापिका सभाओं के आधार तथा शक्तियों में वृद्धि की गई, जो बाद में विकसित होकर पूर्ण संसद बन गई। तीसरा, संवैधानिक विकास के बृहद दृष्टिकोण से भारतीय स्वशासन की दिशा में बृहद दृष्टिकोण रखा गया और इस दिशा में यह एक आवश्यक और उपयोगी कदम रहा था। चौथा, इस अधिनियम में भारतीय संविधान को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बाद उत्तरदायी सरकार की स्थापना स्वाभाविक कदम था। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो इसमें काफ़ी दोष थे, लेकिन फिर भी यह एक आगे की ओर बढ़ने का कदम रहा था। 1909 का सुधार अधिनियम 1892 के अधिनियम के बाद निश्चित रूप से एक विकसित रूप था। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को औपचारिकता प्रदान की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत रखा गया। विभिन्न परिषदों का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी परिषदों में प्रथम बार भारतीयों को स्थान दिया गया। निसंदेह ये परिवर्तन प्रगतिशील थे। फिर भी यह अधिनियम 1861 के अधिनियम के अपनाई गई सहयोग नीति का केवल विस्तार मात्र था। इति शुभम। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 1919 के एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।